नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल द वे टू IAS में। फ्रेंड्स, ये जो आपको स्लाइड दिख रहा है, इसमें जो पूरे वर्ल्ड का मैप है, इसमें कुछ कलर आपको दिख रहे हैं इस तरह का। ये सारे जो कलर है जो यहाँ पे दिख रहा है, ये सारे कलर वास्तव में एक बैटल ग्राउंड है। ये यहाँ पे एक यही कलर, सेम कलर जो है भारत में भी दिख रहा है। यह बैटल ग्राउंड है ब्रिटेन और फ्रांस के बीच। ये दोनों कंट्री पूरे वर्ल्ड में अपने कॉलोनियल टेरिटरीज को लेकर के आपस में लड़ रही थी। इसी लड़ाई का पार्ट था भारत में भी, और स्पेशली भारत का जो कर्नाटक एरिया है, कर्नाटक एरिया अर्थात जो ईस्टर्न घाट है और जो कोरोमंडल तट है, उनके बीच का जो एरिया है उसको कर्नाटक एरिया कहा जाता है। इसके बारे में बता चुका हूँ। यहाँ पे भी युद्ध हुआ, इसीलिए इसको कर्नाटक वॉर कहा जाता है। चूँकि यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में युद्ध हुआ, इसीलिए इसको एंग्लो फ्रेंच वॉर भी कहा जाता है। यहाँ पे 3 युद्ध हुए। इन तीनों युद्धों की चर्चा मैं पिछले स्लाइड में कर चुका हूँ। आज हम ये जानेंगे कि ये जो युद्ध हुआ जिसमें इंग्लिश सक्सेस हुए और फ्रेंच जो फेल्योर हुए, तो क्या कारण था कि इंग्लिश जो है वो उसकी सफलता मिली और जो फ्रेंच है उनको विफलता मिली। जो पहला कारण है वह है डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ कंपनी। जो दोनों कंपनी है, दोनों के बुनियाद में अंतर था। दोनों का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, दोनों का जो फीचर्स है, उनमें बहुत बड़ा डिफरेंस था। क्या डिफरेंस था? द लेसल गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था, उस पर जो गवर्नमेंट था, वहाँ की जो उनकी गवर्नमेंट थी, उनकी बहुत ही कम कंट्रोल था। इंग्लिश कंपनी जो था वह वास्तव में एक प्राइवेट इंटरप्राइज था। इसको समझते हैं, इंटरप्राइज क्या होता है। इंटरप्राइज होता है कि किसी भी न्यू प्रोजेक्ट के बारे में सोचने की क्षमता होना, न्यू बिजनेस को क्रिएट करने की क्षमता होना और इसको सक्सेसफुली रन करने की एबिलिटी होना, इसको इंटरप्राइज कहते हैं। और ये जिसमें होता है उस तरह के व्यक्ति को इंटरप्रेन्योर कहते हैं। ऐसे व्यक्ति जब आपस में मिल करके कोई कंपनी बनाती है किसी प्रोजेक्ट को चलाने के लिए, किसी बिजनेस को रन करने के लिए, और उसको सक्सेसफुली जब रन कर लेती है, तब इसको हम बोलते हैं प्राइवेट इंटरप्राइज। ओके, ठीक इसी पर्पस के लिए जब कोई गवर्नमेंट को कंपनी बनाती है तो उसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट इंटरप्राइज। तो याद रखिएगा, दिस इज कॉल्ड प्राइवेट इंटरप्राइज एंड अनदर इज गवर्नमेंट इंटरप्राइज। जो प्राइवेट इंटरप्राइज है, ये जो कंपनी है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इनका जो नेचर था, इनका जो कैरेक्टरिस्टिक था, इनका जो फीचर्स था, वह प्राइवेट इंटरप्राइजेस का था। फ्रेंड्स, ये समझ में आ गया। इसका मतलब ये है कि जो ये कंपनी है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इस पे जो कंट्रोल था गवर्नमेंट का बहुत ही कम था। इसका मतलब ये है कि ये जो कंपनी है बहुत ही ऑन द स्पॉट अपना डिसीजन लेती थी, इंस्टेंट डिसीजन लेने की क्षमता होती थी। जब भी जरूरत हो, यह खुद ब खुद ऑन द स्पॉट डिसीजन लेने की क्षमता इस कंपनी में था। इस कंपनी को जो गवर्नमेंट का अप्रूवल होना चाहिए उनके लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ता था, जिसके कारण कि इस कंपनी के जो स्टाफ थे, इस कंपनी के जो यहाँ पे डायरेक्टर्स थे, उनमें बहुत ही ज़्यादा इंथुसियाज्म था और सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा था, क्योंकि उनको न तो इंतज़ार करना पड़ता था और न किसी से आज्ञा लेने की ज़रूरत होती थी। जैसा सिचुएशन होता था, उस सिचुएशन में जो बेस्ट डिसीजन लिया जा सकता था, वह डिसीजन ले करके अपने कंपनी को सक्सेस दिलाने में इनका मेन कंट्रीब्यूशन रहता था। इसीलिए इनके पास बहुत ही ज़्यादा इंथुसियाज्म रहता था, किसी काम को करने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरपूर रहते थे। लेकिन जो फ्रेंच कंपनी है, यह कंपनी वास्तव में गवर्नमेंट कंट्रोल था, गवर्नमेंट के द्वारा, फ्रेंच गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेटेड था। इसी कारण इनका जो बहुत सारे डिसीजंस होते थे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के कारण प्रिवेंटेड होते थे। ये बहुत सारे डिसीजंस ले ही नहीं पाते थे, और जो डिसीजंस लेते भी थे उनमें बहुत ज़्यादा डिले होता था। तो ये जो आपने देखा कि ये दोनों बेसिक जो अंतर है, बुनियादी अंतर था दोनों कंपनी में, इसके कारण ये दोनों कंपनी का जो सफलता और विफलता जो है, ये बहुत हद तक इन दोनों के जो बेसिक कैरेक्टर्स है उन पे डिपेंडेंट था। तो पहला कारण हो गया। दूसरा कारण है बिगर सिटीज़ अंडर कंट्रोल। ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था, उसका इस समय तक भारत में जो 3 इम्पॉर्टेंट सिटीज़ थे, जैसे इस मैप में दिख रहा है आपको, मुंबई, दूसरा कलकत्ता और तीसरा चेन्नई,
ये तीनों मेन इम्पॉर्टेंट सिटीज़ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में आ गया था। लेकिन जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी था उनके कंट्रोल में अभी तक सिर्फ और सिर्फ पौंडीचेरी, ये चेन्नई है, चेन्नई के बगल में ये वाला जो एरिया है यहाँ पे पौंडीचेरी है, मतलब पौंडीचेरी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में था। यह इस तरह का इम्पॉर्टेंट सिटीज़ फ्रांस के जो है उसके पास सिर्फ एक ही था, जबकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास तीन तीन इम्पॉर्टेंट सिटीज़ थे। मतलब सिटी का मतलब समझिएगा कि सिटी का मतलब होता है ट्रेड का बहुत बड़ा केंद्र होना, ये बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी लाता था। जो तीसरा कारण है सुपेरियर ब्रिटिश नेवी पावर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश जो नेवी था वो फ्रेंच नेवी की तुलना में बहुत ही ज़्यादा सुपेरियर था। परिणाम ये होता था कि जो फ्रेंच पोजीशंस इन इंडिया थे और जो फ्रेंच कंट्री था, इन दोनों के बीच में जो लिंकेज होता था, कोई भी जो समुद्री जहाज़, समुद्री बेड़ा जब फ्रांस से इंडिया में आता था तो बीच में ही ब्रिटिश नेवी उसको ख़त्म कर देता था, उसको डुबो देता था। इस तरह से ये जो ब्रिटिश नेवी का सुपेरियर होना, ये बहुत ज़्यादा कारगर साबित हुआ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सक्सेस में। ये तीन कारण हो गए। चौथा जो कारण है वह है ब्रिटिश हैव ए स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक बेस। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था उनके पास बहुत ही ज़्यादा आर्थिक संसाधन थे। जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने सब ऑर्डिनेट किया। सब ऑर्डिनेट का मतलब होता है कि उन्होंने इसको प्रायोरिटी नहीं दिया, इसको सेकेंडरी बना दिया। किसको? जो कॉमर्शियल इंटरेस्ट थे उनको सेकेंडरी बना दिया। किसके कंपेयर में? तो टेरिटोरियल एम्बिशंस। अगर क्षेत्र मिलता है तो पहले क्षेत्र ले लो, इकोनॉमिक रिसोर्सेज की बात हम बाद में करेंगे। यही हाल औरंगजेब का था। औरंगजेब ने अपने साम्राज्य का एक्सपेंशन से एक्सपेंशन करता रहा। जो कंसोलिडेशन का प्रोसेस होता है, कंसोलिडेशन के प्रोसेस में जो राजस्व होता है, जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होता है, उसको हम बोलते हैं कंसोलिडेशन का एक पार्ट। लेकिन ये जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है, इन्होंने कंसोलिडेशन के प्रोसेस में जो कॉमर्शियल इंटरेस्ट होना चाहिए, इस कॉमर्शियल इंटरेस्ट को इन्होंने सेकेंडरी रखा, जबकि टेरिटोरियल जो एक्सटेंशन है, एक्सपेंशन है, उस एम्बिशंस को इन्होंने प्रायोरिटी में रखा, जिसके कारण कि जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी था उसके पास फंड का शॉर्टेज हो गया। लेकिन वहीं जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था उनके पास भी इम्पेरियलिस्टिक मोटिव्स थे, उनके पास भी अपना क्षेत्रीय विस्तार करने का जो लक्ष्य है वो था। लेकिन उन्होंने कभी भी जो कॉमर्शियल इंटरेस्ट है उसको नेगलेक्ट नहीं किया, इनको भी प्रायोरिटी दिया, इसमें बैलेंस बना के रखा। जो ब्रिटिश थे उनके पास हमेशा फंड्स रहता था, वो जो फिनेंशियल कंडीशंस थे उनके इतने अच्छे, उनके द्वारा जब भी युद्ध होता था तो उस युद्ध में इस फंड को यूज करके जो उनके दुश्मन कंपनी थे, जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थे, उनसे ये विजय प्राप्त कर लेता था। उनकी तुलना में ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाता था। तो ये हो गया चौथा कारण। और लास्ट और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है वह है सुपेरियर ब्रिटिश लीडरशिप। इसको समझिएगा आराम से कि ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी के पास बहुत ही लंबे लीडर्स की लिस्ट थे। ये सारे लीडर्स फाइट नॉट फॉर लीडर, अपने आप को लीडर साबित करने के लिए एक दूसरे से नहीं लड़ रहे थे, बल्कि ये एक पार्टिकुलर कॉज को लेकर लड़ रहे थे। अपने देश का जो ग्लोरी होना चाहिए उस ग्लोरी को बढ़ाने के लिए लड़ रहे थे। इनका कॉज क्या था? जो इनका ट्रेड था उसका प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन होना चाहिए। उस ट्रेड का प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन के लिए अगर क्षेत्रीय विस्तार करना है तो वो भी करेंगे। मतलब इस कॉज, इस पर्पस, इस लक्ष्य, इस मिशन के लिए लड़ रहे थे। साथ ही साथ इनका जो देश है, उनका जो ग्लोरी था, उस ग्लोरी को बढ़ाने के लिए भी ये लड़ रहे थे। आपस में एक दूसरे से नहीं लड़ रहे थे कि तुम नेता हो कि हम नेता हैं। लेकिन जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थे उनके पास इस तरह का विजनरी लीडर एक ही था, वो था डुप्ले। लेकिन जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था उनके पास बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे, जैसे सर आयरकूट था, मेजर स्ट्रेंजर लॉरेंस थे, रॉबर्ट क्लाइव थे। इस तरह से बहुत सारे अदर उस समय लीडर्स भी थे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बहुत सारे काम कर रहे थे, उसको युद्ध में नेतृत्व कर रहे थे। किसी भी हालत में, चाहे डिप्लोमेटिकली हो, चाहे स्ट्रेटेजिकली हो, चाहे वॉर युद्ध लड़के हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी से हो, हर तरह से वो भारत में दो लक्ष्य को हमेशा रखा कि जो उनका ट्रेड इंटरेस्ट था उनको प्रोटेक्ट करना है, उसको प्रमोट करना है, और साथ ही साथ टेरिटोरियल एक्सपेंशन करना है इम्पेरियलिस्टिक आइडियोलॉजी के तहत। लेकिन जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी था उसमें सिर्फ एक ही ऐसे योग व्यक्ति थे, वो डुप्ले था।
तो ये सारे जो 5 कारण आपको मैंने बताया, इन पांचों कारण के कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सक्सेसफुल रहा, जबकि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में विफल रहा। फ्रेंड्स, इस तरह से देखा मैंने आपको कर्नाटिक वॉर का सारा तीनों कर्नाटिक वॉर बताया। तीनों कर्नाटिक वॉर में जितने भी बैटल इंपॉर्टेंट थे मैंने उसको डिस्कस किया। उसके बाद लास्ट में मैंने आपको बताया कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों हार गई, ये 5 कारण डिस्कस किया। इस सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि ये चीज़ आपको बहुत ही क्लियर हुआ होगा शुरू से लेकर अंत तक। मतलब कर्नाटिक वॉर को शुरुआत से लेकर के फर्स्ट वीडियो से लेकर के लास्ट वीडियो तक आपको अच्छी तरह से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया, आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसीलिए मेरा ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना वैल्यूएबल कमेंट दें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू डियर।